हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है संकुलन क्षमता या संकुलन प्रभाज। तो संकुलन क्षमता किसी इकाई सेल के कुल आयतन का वह भाग होता है जो घटक कणों द्वारा घिरा होता है। तो हम उदाहरण के लिए एक ऐसा इकाई सेल लेते हैं जिसमें घटक कण 8 कोनों के साथ साथ 6 फलक के केंद्र पे भी हैं। तो उसका कुछ आयतन घटक कणों से घिरा होगा और कुछ स्थान रिक्त होगा। तो वो आयतन जो घटक कणों से घिरा होगा वो इस इकाई सेल का संकुलन क्षमता कहलाएगा। तो यहाँ पे हम अलग अलग संरचनाओं में संकुलन क्षमता ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम SCP या CCP में संकुलन क्षमता ज्ञात करेंगे। तो SCP मतलब षटकोणीय समृद्ध संकुलित संरचना और CCP मतलब घनीय समृद्ध संकुलित संरचना। इसको फलक केंद्रित घनीय समृद्ध संकुलित संरचना भी कहते हैं। तो हम देखेंगे कि SCP का और CCP दोनों में ही संकुलन क्षमता समान होती है। तो हम यहाँ पे केवल CCP में ही संकुलन क्षमता ज्ञात करेंगे। इसके लिए हम एक घन लेते हैं जिसके कोनों की लंबाइयाँ, भुजा की लंबाई A है और उसके विकर्ण की लंबाई B है और इसके परमाणुओं की त्रिज्या R है। तो हम देख रहे हैं कि ADC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें D समकोण है, यानी AC कर्ण हो गया। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर यानी B का स्क्वायर बराबर लंब AD का स्क्वायर प्लस आधार DC का स्क्वायर यानी A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, यानी B स्क्वायर इज इक्वल टू 2A स्क्वायर एंड B इज इक्वल टू √2A। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर गोले की त्रिज्या R है तो ये R, ये 2R और ये R यानी 4R इज इक्वल टू B हो जाएगा। तो यहाँ से B इज इक्वल टू 4R हो गया। B की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे √2A/4R यानी R इज इक्वल टू √2A/4। या इसको हम कटा देंगे तो आ जाएगी वैल्यू A/2√2। यहाँ से हम A की वैल्यू निकाल लेंगे, A इज इक्वल टू 2√2R हो जाएगा। इसकी हमें आगे भी ज़रूरत पड़ेगी। संकुलन क्षमता ज्ञात करने के लिए पहले हम एक गोले का आयतन निकालेंगे, फिर सारे गोलों का आयतन निकालेंगे और फिर पूरे घन का आयतन निकालेंगे। तो एक गोले का आयतन होता है 4/3 पाई गुणे त्रिज्या क्यूब यानी R³ हो जाएगा। तो चूँकि हम पढ़ चुके हैं कि CCP यानी फलक केंद्रित संकुलन में प्रति इकाई सेल में 4 घटक कणों का योगदान होता है। एक जो कोनों पे स्थित होते हैं उनका योगदान होता है और 3 फलक के केंद्र पे स्थित कणों का योगदान होता है, यानी टोटल 4 हो जाएंगे एक इकाई सेल में। तो 4 गोलों का आयतन 4 का गुणा करने पे ज्ञात हो जाएगा, तो 16/3 पाई R³ हो जाएगा। अब हम पूरे घन का आयतन निकालेंगे इकाई सेल का। तो घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब यानी A³। A की वैल्यू पीछे हम निकाल चुके हैं 2√2R³। 2√2R यहाँ पे इसका क्यूब करेंगे तो आ जाएगा 16 करने में 2R³। संकुलन क्षमता ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे। संकुलन क्षमता बराबर इकाई सेल में उपस्थित 4 गोलों का आयतन मतलब जितने भी गोले हैं उनका आयतन बटे में पूरे इकाई सेल का आयतन गुणे 100। तो यहाँ पे हम देखे हैं कि 4 गोलों का आयतन 16/3 पाई R³ आया है और पूरे घन का आयतन 16 करने में 2R³ है। तो ये वैल्यू रखेंगे हम, 16 से 16 कट जाएगा, R³ से R³। तो यहाँ पे कटने के बाद आ जाएगा पाई/3√2 गुणे 100 और पाई और √2 की वैल्यू रखेंगे तो आंसर आ जाएगा 74%। यानी SCP व CCP में संकुलन क्षमता 74% होती है। अगला है अंतः केंद्रित घनीय संरचनाओं में संकुलन। तो अंतः केंद्रित घनीय संरचनाओं में घटक कण कोनों के साथ साथ फलक के केंद्र में भी उपस्थित रहते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि घटक कण फलक कोनों के साथ साथ घन के केंद्र पे भी हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि EFD एक समकोण त्रिभुज है और कोण E समकोण है, यानी FD कर्ण हो जाएगा। तो कर्ण FD का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हो जाएगा, यानी B का स्क्वायर इज इक्वल टू A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर यानी B स्क्वायर इज इक्वल टू 2A स्क्वायर हो जाएगा। अब हम समकोण त्रिभुज AFD में लेंगे तो यहाँ D समकोण है यानी AF कर्ण हो जाएगा। तो AF का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा AD का स्क्वायर प्लस FD का स्क्वायर यानी C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। B स्क्वायर के ऊपर वैल्यू निकाले हैं 2A स्क्वायर, तो 2A स्क्वायर रख देंगे तो यानी ये हो जाएगा 3A स्क्वायर, यानी C की वैल्यू हो जाएगी √3A। तो चूँकि हम यहाँ देख रहे हैं कि ये R है, ये 2R और ये R, यानी ये C जो है टोटल 4R के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से हम C इज इक्वल टू 4R हो गया और C की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे √3A इज इक्वल टू 4R, यानी R की वैल्यू हो जाएगी A√3/4 और A की वैल्यू हम यहाँ निकाल लेंगे, ये हो जाएगी 4 करने में 3R।
तो यहाँ से हमें ए की वैल्यू घन का आयतन निकालने में ज़रूरत होगी। फिर हम अगला एक गोले का आयतन निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब। और हम पढ़ चुके हैं पीछे कि अंतः केंद्रित संकुलन में प्रति इकाई सेल में 2 घटक कणों का योगदान होता है, एक जो कोने पे होते हैं और एक जो फलक के केंद्र पे होता है। तो यहाँ पे हम केवल 2 गोलों का आयतन निकालना होगा जो इकाई सेल में उपस्थित हैं, यानी ये हो जाएगा 8/3 पाई r क्यूब। अब पूरे इकाई सेल का आयतन निकालेंगे तो भुजा का क्यूब यानी ए क्यूब यहाँ पे निकाले हैं हम लोग, ये है 4r/3। तो ये वैल्यू रख देंगे, इसका क्यूब करेंगे, आ जाएगा 64, 3 करने में 3 r क्यूब। संकुलन क्षमता निकालने के लिए ऊपर हम गोलों का आयतन लिखेंगे और नीचे पूरे इकाई सेल का आयतन और गुणे 100। तो गोले 2 हैं, 2 गोलों का आयतन 8/3 पाई r क्यूब आया है और इकाई सेल का आयतन 16/3 करने में 3 r क्यूब आया है और गुणे 100। तो कटा देंगे तो यहाँ r क्यूब कट जाएगा, 8 से 64 कटेगा, 3 से 3 कटेगा, यानी आ जाएगा पाई बटे में 8 करने में 3 गुणे 100। पाई और करने में 3 की वैल्यू रखने पे आ जाएगा 64%। यानी अंतः केंद्रित संकुलन में इकाई सेल की संकुलन क्षमता 68% होती है। अगला है सरल घनी जालक में संकुलन क्षमता। तो सरल घनी जालक में घटक कण केवल कोनों पे स्थित होते हैं और कोनों पे इस तरह से इनमें केवल एक घटक कण का योगदान होता है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं इनकी भुजा त्रिज्या की दूनी है, यानी a = 2r है। और हम एक इकाई से एक गोले का आयतन निकालेंगे तो 4/3 पाई r क्यूब हो जाएगा। और चूँकि इस इकाई सेल में केवल एक ही घटक कण का योगदान है, इसलिए हमें बस एक का ही ज़रूरत है। अगला फिर हम इकाई सेल का आयतन निकाल लेंगे, यानी भुजा क्यूब। भुजा एक की वैल्यू 2r है, यानी 2r का क्यूब 8r क्यूब आ जाएगा। संकुलन क्षमता निकालने के लिए ऊपर गोलों का आयतन लिखेंगे और नीचे इकाई सेल का आयतन गुणे 100। तो एक गोले है, एक गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब आया है और नीचे पूरे इकाई सेल का आयतन 8r क्यूब आया है गुणे 100। कटाने पे वैल्यू हो जाएगी पाई/6 गुणे 100, यानी ये लगभग 52.4% इकाई सरल घनी जालक की संकुलन क्षमता हो जाएगी।